तकड़ा जाता है, जिसकी वजह से मास्टर जू टाओ को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ गया, लेकिन वो खुद को शांत कराते हुए बहुत ही प्यार के साथ पलटते हुए यीफी को समझाकर कहते हैं, यीफी तुम उस आदमी की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो, क्या तुम कैंडी खाओगे? मैं तुम्हें एक और मंकी कैंडी लेकर दे सकता हूँ। लेकिन यीफी ने अगली कैंडी लेने से मना कर दिया क्योंकि वो अभी भी उदास था। और मास्टर वू टाओ दूसरी तरफ वांगलिंग के बारे में सोचते हुए कहता है कि तुम अब तक के मेरे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट राइवल हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ पीछे वांगलिंग और ब्रदर जू टाओ पर आ जाता है, जहाँ वांगलिंग तो मजे के साथ वाइन पी रहा था और ब्रदर जू टाओ यहाँ वांगलिंग को देखकर हैरानगी के साथ अपने मन में सोच रहा था कि आखिर ये आदमी है कौन। मास्टर जावू टाओ तो काफी ज्यादा खतरनाक थे, जो कि क्राउन प्रिंस क्या किसी बड़े से बड़े कल्टिवेटर से भी नहीं डरते। लेकिन वांगलिंग के साथ सिर्फ कुछ मिनटों तक बातें करने के बाद वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए खुद ब खुद ही मान गए। आखिर उन्होंने वांगलिंग के साथ बात क्या करी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिंग भी यहाँ पर आर्टिस्टिक कंसेप्शन के बारे में ही सोच रहा था। वो बायो सेट के लीडर मिस की और मिस्टर ग्रीन के आर्टिस्टिक कंसेप्शन को याद करता है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसकी खुद की आर्टिस्टिक कंसेप्शन क्या होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि यूं ही वक्त गुजरता रहा। पूरे 5 साल गुजर चुके थे और हम देखते हैं कि वांगलिंग यहाँ डैनी के घर आ चुका था, क्योंकि उसका दोस्त यानी कि डैनी का फादर अब मर चुका है। डैनी, उसकी बूढ़ी माँ और उसकी बाकी की फैमिली यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से रो रही थी। इवन की वांगलिंग भी अपने दोस्त को खोकर काफी ज्यादा इमोशनल था। वो यहाँ डैनी और उसकी माँ को दिलासा देता है, साथ ही साथ वो अपने दोस्त को अलविदा करने के लिए आखिरी दफा उसके लिए रेड लिली फ्लावर लाया था। वांगलिंग याद करता है कि डैनी के फादर के उस पर कई सारे एहसानात थे, कैसे उसने अपनी फैमिली की तरह मुझे काउंट किया। वो बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान थे। इसलिए हम देखते हैं कि वांगलिंग ने यहाँ पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उनकी सोल को सॉलिडिफाई कर दिया, जहाँ वो उनसे कहते हैं कि जाओ तुम अब एक दूसरा जन्म ले सकते हो, जिस भी फैमिली को तुम चूज करो ये तुम्हारी मर्जी होगी। जो सुनकर डैनी के फादर की सोल यहाँ वांगलिंग को अलविदा करते हुए वहाँ से चली गई। यहाँ इसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिंग काफी ज्यादा उदास हो जाता है। उसकी फीलिंग उस पर हावी हो रही थी। आज तक वांगलिंग की गुजारी हुई जिंदगी उसकी मॉर्टल के साथ लगाओ, यही फीलिंग वजह बनती है उसकी सोल को तेजी के साथ टेलीपोर्ट करके हेवनली वे पर ले आने की। हेवनली वे हेवन के ओरिजिन तक पहुंचने का एक बहुत ही लंबा रास्ता है। वांगलिंग तो खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो यहाँ पर कैसे आया, लेकिन तभी अचानक हम वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल गॉड को देखते हैं, जिसका नाम टियान युनजिंग था। वो यहाँ पर वांगलिंग की सोल को यूं भटकता हुआ देखकर उसे एक दूसरा मौका देना चाहता है, क्योंकि वो महसूस कर पा रहा था कि वांगलिंग तो बस एक मामूली नेंशियंट सोल लेवल पर है, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी फीलिंग और इमोशंस कमाल के हैं। अगर ये इस रास्ते पर यूं ही भटकता रहा तो उससे सदियां लग जाएंगी हेवन के ओरिजिन को ढूंढने के लिए, लेकिन तब तक तो उसकी बॉडी पूरी तरीके से सड़ जाएगी और वो मारा जाएगा। इसलिए मास्टर टियान युनजिंग उसे एक दूसरा मौका देते हैं, जहाँ वो वांगलिंग से कह रहे थे कि दोबारा अर्थ पर जाओ और अगर तुम वहाँ से किसी तरह ब्रेक थ्रू करके जिंदा बाहर आ पाए तो याद रखना मेरा नाम है टियान युनजिंग, तुम मेरे पास आ सकते हो, मैं तुम्हें अपना डिसाइपल बना लूंगा। यहाँ इसी वजह से हम देखते हैं कि वांगलिंग की सोल वापस से उसकी बॉडी में आ गई, जहाँ वांगलिंग होश में आते हुए कहता है कि अच्छा हुआ कि मेरी मुलाकात टियान युनजिंग से हो गई, अगर वो ना होते तो शायद मैं हेवनली वे पर खो जाता। इसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिंग ने अपने सामने मौजूद मिस्टर ग्रीन के स्टैचू को एक बार फिर से कार्व करना शुरू कर दिया और जैसा कि हमें याद है कि मिस्टर ग्रीन का आर्टिस्टिक कंसेप्शन टाइम था, तो वांगलिंग यहाँ पर उसके बारे में भी सोच रहा था और धीरे धीरे करके वांगलिंग उसके आर्टिस्टिक कंसेप्शन को समझने लगा, जिसकी वजह से वांगलिंग यहाँ पर मिस्टर ग्रीन के स्टैचू को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता है। ये पहली दफा था जहाँ उस स्टैचूज में क्रैक्स नहीं आए, इसीलिए उस स्टैचू के अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी अनलीश होती है। साथ ही सर हम देखते हैं कि यहाँ पर वांगलिंग का लेवल भी ब्रेक थ्रू हो गया, वो अब नेंशियंट सोल लेवल के बिल्कुल पीक पर पहुंच चुका है। हम देखते हैं कि वांगलिंग ने यहाँ पर मास्टर बायोन के आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन, मिस की के आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन, साथ ही साथ मिस्टर ग्रीन के आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को भी समझ लिया, लेकिन ये तीनों आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन या फिर डोमेन वांगलिंग को पसंद नहीं आ रहे थे, बल्कि वो अपने मन में कह रहा था कि मुझे इससे भी कुछ पावरफुल खुद की आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को खुद ही बनाना होगा। और यहाँ ये कहते हुए वांगलिंग घर से बाहर आ जाता है। जहाँ दोस्तों मैं आप लोगों को एक पॉइंट पहले से ही बता देना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को पता हो तो वांगलिंग नॉर्मल इंसानों के साथ रह रहा है और इमोर्टल होने की वजह से उसकी उम्र नॉर्मल इंसानों की तरह तो नहीं बढ़ती, लेकिन वो खुद को इस तरीके से बूढ़ा दिखाता है ताकि नॉर्मल लोगों को उस पर शक ना हो। वांगलिंग यहाँ घर से बाहर निकलने के बाद आसमान की तरफ देखते हुए कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं गॉड तो बनकर ही रहूंगा, क्योंकि मैं वांगलिंग हूँ और वांगलिंग कभी हार नहीं मानता। वांगलिंग के यहाँ ये कहने के बाद वक्त दोबारा तेजी के साथ यूं ही गुजरता रहा, जहाँ पर हम देखते हैं कि डैनी ने अपने फादर के आयरन वर्क का काम संभाल लिया था और वो पहले से काफी ज्यादा अमीर हो चुका है, लेकिन इस बार हम देखते हैं कि डैनी का बेटा बिल्कुल वैसी ही बातें करता है। वो अपने फादर से कह रहा था कि मैं आपकी तरह ये आयरन वाला काम नहीं करना चाहता, बल्कि मैं ग्रैंडपा वांगलिंग की तरह वुड कार्विंग करूंगा। जहाँ डैनी उसे कान से पकड़ते हुए कहता है कि तुमसे हथौड़ा तो सही से चलाया नहीं जाता और तुम अंकल वांगलिंग की तरह वो कीमती काम कर पाओगे जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल है।
वो एक कला है जो कि हर कोई नहीं कर सकता। दूसरी तरफ वांगलिंग ये सारा नजारा देखकर वही पास्ट याद करता है जहाँ डैनी का फादर उसके साथ बिल्कुल यही सब करता था। वांगलिंग को यहाँ इन लोगों के साथ गुजारी हुई ये जिंदगी काफी जरा पसंद आ रही थी। तभी अचानक डैनी वांगलिंग से कहता है कि अंकल वांगलिंग, आखिर आप यूँ क्या देख रहे हो? भूल जाइए, अब मैं आपके घर वाइन नहीं लाने वाला। आप काफी जरा बूढ़े हो चुके हो, आपके लिए वाइन बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं। जो सुनकर तो वांगलिंग भी मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने दोबारा से वुड कार्विंग करना शुरू कर दिया था और देखते ही देखते एक बार फिर से 5 साल गुजर गए, जहाँ वांगलिंग पहले से भी ज्यादा बूढ़ा हो चुका है और डैनी का बच्चा अब थोड़ा सा जवान हो चुका था जिसका नाम डैनियल है और वो ग्रैंडपा वांगलिंग से हमेशा कुछ कैंडीज लेकर भाग जाता था। वांगलिंग भी उसे बचपन से ये कैंडीज खिलाता आ रहा है और अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये कैंडीज नहीं बल्कि कुछ पिल्स है जो कि धीरे धीरे करके डैनियल के स्पिरिचुअल रूट्स को स्ट्रॉन्ग कर रही थी, यानी कि डैनियल भी फ्यूचर में एक इमॉर्टल बन सकता है। जो वक्त ज्यादा दूर नहीं था क्योंकि हम देखते हैं कि एक सेक्ट वालों ने इसके टैलेंट को महसूस कर लिया और वो अपने कल्टीवेटर को यहाँ डैनी के पास भेज देते हैं, जहाँ उन लोगों को मालूम हो गया था कि डैनियल के स्पिरिचुअल रूट्स तो कमाल के हैं, इसलिए वो उसे अपने सेक्ट का डिसाइपल बनाने के लिए तैयार हो गए। डैनी को भी ये जानकर काफी जरा खुशी हुई थी कि उसका बेटा एक इमॉर्टल बनेगा और इमॉर्टल्स की जिंदगी तो कमाल की होती है जिन्हें कभी भी इज्जत, ताकत और पैसे की कमी नहीं होती। इसलिए हम देखते हैं कि वो कल्टीवेटर यहाँ डैनियल को अपने साथ ले जाता है। डैनी और उसकी मॉम भी इमोशनल होकर उसे अलविदा कहते हुए बोलते हैं कि अच्छे से प्रैक्टिस करना। यहाँ ये नजारा देखकर तो वांगलिंग को अपने ही पेरेंट्स की याद आ गई थी। वांगलिंग खुश था कि वो डैनियल को इस काबिल बना पाया। इसके बाद हम लोगों को कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ बर्फबारी हो रही थी। सब लोग इस स्नो को देखकर बहुत खुश थे। वांगलिंग भी बाहर आकर इस स्नो को एंजॉय करने ही वाला था, तभी अचानक वह महसूस करता है कि ये स्नो नॉर्मल नहीं बल्कि इसमें मर्डरियस इंटेंट था। साथ ही साथ यहाँ क्योटो सिटी के वॉच टावर्स पर भी किसी कल्टीवेटर ने हमला कर दिया, जिस थंडर एनर्जी को देखकर वांगलिंग समझ जाता है कि यहाँ पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। इसलिए हम देखते हैं कि वो फौरन घर के अंदर जाते हुए वापस अपने ओरिजिनल रूप में आ गया। ऐसा करने के बाद तेजी के साथ वांगलिंग आसमान में आ जाता है ताकि वो पता लगा सके कि आखिर यहाँ पर ये सब हो क्या रहा है, लेकिन वो आसपास की जगह को स्कैन नहीं कर पा रहा था क्योंकि वहाँ पर किसी ने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी ताकि वो अपने प्लान को पूरी तरीके से कवर कर सके। वही दूसरी तरफ वांगलिंग के सामने तो आज तक कोई भी रिस्ट्रिक्शन बैन टिक नहीं पाई थी। हम देखते हैं कि वो फौरन अपने यिन यांग एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस रिस्ट्रिक्शन को हटाना शुरू हो गया, जहाँ इस रिस्ट्रिक्शन को पूरी तरीके से समझने के बाद हम देखते हैं कि वांगलिंग उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ ये रिस्ट्रिक्शन हटने के बाद हम देखते हैं कि वो फॉर्मेशन आखिरकार वांगलिंग के सामने आ गई जो कि इस मर्डरियस इंटेंट वाले स्नो का कारण बन रही थी। ये स्नो जानदार चीजों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं थी क्योंकि ये धीरे धीरे करके उन्हें कमजोर करके मार रही है। इसलिए वांगलिंग को कुछ न कुछ करके इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करना होगा ताकि वो यहाँ के लोगों को बचा सके। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड